अब हम आते हैं ग्रहों पर, क्योंकि हमने राशियों की बात देख ली, ग्रहों की मूवमेंट देख ली। अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो ग्रह हैं इनके क्या तत्व है, क्या सिस्टम है इनका काम करने का। सर एक सबसे डाउट पहले पूछना सर। जी पूछिए। सर अब अभी जो आप प्लैनेट्स की डेबिलेटेड एंड एक्सॉल्टेड पोजीशन बता रहे थे सर, तो जी सर वैदिक के अकॉर्डिंग ना एक प्लैनेट के मूल त्रिकोण को भी इंपॉर्टेंस दी गई है। आ रहे हैं, उस पर भी आएंगे। ओके, बस उस मैं पर जानना भी चाहता हूँ आएंगे, कि मूल त्रिकोण और एक्सॉल्टेड में क्या फर्क होता है, वो उसका क्या लॉजिक है। वो भी बताएंगे, वो उस पर भी आएंगे। थैंक यू सर। तो यस, अब ऐसा आप आपसे एक और विनंती है, अभी जो आपने सवाल पूछे वो जरूर आप नोट करके लिखिए, क्योंकि जब भी हम ये सेशन खत्म करेंगे उसके पहले आपके सारे क्वेरीज का हम जवाब देंगे। तो अभी हम बता रहे थे कि ग्रहों के क्या तत्व होते हैं। तो सभी ये जानते होंगे कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके जो सेंटर है वो सूर्य है, रवि है, राइट। उसके इर्द गिर्द ही सारे ग्रह घूम रहे हैं, उसका ग्रेविटेशनल पुल है, और उस वजह से ये उस चक्र के बाहर नहीं जा पाते। यानी जिसे गुरु तत्व आकर्षण शक्ति 5-10 हजार साल पहले हमारे किताबों में लिखा है, हमारे सारे उपनिषदों, उपनिषद और वेद और पुराणों में लिखा है। और ये अंग्रेजों ने पिछले कुछ सालों में जो है वो डिस्कवर किया, पिछले 100-200 सालों में, और उन्होंने इंग्लिश में लिख दिया। खैर, घूम फिर के तो वहीं आ गए वो। यहां से जो दूरी है ग्रहों की, वो भी 5-10 हजार साल पहले जो हमारे एंशियंट बुक्स में लिखे हुए हैं वो संस्कृत में हैं। लेकिन उसे ये नहीं मानते हुए, भारत को सपेरों की देश कहते हुए वगैरह वगैरह सब कह दिया उन्होंने, कर दिया। लेकिन उन्होंने दूरियां वही बताई, सारे जो उनके सिस्टम्स और टेक्निक्स यूज करके हमें जानकारी इन लोगों ने वही दी है जो ऑलरेडी हमारे पास लिखी हुई है। अब इसके अंदर सूर्य जो है वो सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। इट इज द सेंटर ऑफ द एंटायर सिस्टम। सबसे ज्यादा हीट उसके अंदर माना जाता है। दूसरा ग्रह जो सबसे गर्म माना जाता है वो है मंगल। बहुत ऊर्जा है उसमें, बहुत ताकत होती है, ऐसा माना जाता है, लॉट ऑफ एनर्जी इन इट। द थर्ड इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो न पुरुषों में गिनती होता है ना महिलाओं में, वो बीच में माना जाता है। और मर्क्यूरी की साइन है ड्युअलिटी, इसी वजह से। और मर्क्यूरी का ये देखा जा रहा है कि बाकी सारे ग्रहों से ज्यादा वो रिट्रोग्रेड और फॉरवर्ड ज्यादा चलता है, यानी डुअलिटी दिखाता है। क्यों दिखाता है उस पर हम आएंगे। फोर्थ इज, इसके बाद है मून। मून जो है वो बिल्कुल ठंडा ग्रह है, शीतल ग्रह, और सबसे फास्ट मूविंग ग्रह है। वो भी हम बताएंगे फास्ट मूविंग कैसे है, क्यों है। ठीक है, अब इसके बाद शुक्र है। शुक्र को सौम्य ग्रह माना गया है। इट इज अ सिग्निफैक्टर ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य का कारक ग्रह या सिग्निफैक्टर माना गया है। उसके बाद है गुरु। गुरु को कई चीजों का सिग्निफैक्टर मानते हैं। गुरु डिवाइन ब्लेसिंग्स का भी सिग्निफैक्टर माना जाता है। गुरु एजुकेशन का भी सिग्निफैक्टर माना जाता है। गुरु धन का भी सिग्निफैक्टर माना जाता है। ऐसे कई सारे चीजें हैं गुरु के साथ एसोसिएटेड। इसके बाद हम आएंगे शनि पर। शनि को सिग्निफैक्टर ऑफ जस्टिस माना जाता है। सैटर्न स्लो मूविंग प्लेनेट है। जुपिटर जो है वो एक साल में पूरी एक राउंड कंप्लीट करता है एक राशि का, यानी एक राशि से दूसरे राशि में जाने के लिए लगभग एक साल ले लेता है, इस तरह की मान्यता है। शनि जो है वो एक राशि में 2.5 साल रुकता है। और शनि को डेमोक्रेसी का या जनता का या प्रजा का भी सिग्निफैक्टर बताया गया है, वो इंडिकेट करता है, इस तरह से मान्यता है। जस्टिस देने वाला ग्रह भी शनि को माना गया है कि आखिर में जो न्याय मिलता है वो शनिदेव देते हैं।
शुक्र जो है वो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, मार्स भी फास्ट मूविंग प्लैनेट्स में गिनती होता है। चंद्र ये 29.25 डेज, यानी आप एक समझ लीजिए कि लगभग 30 दिन में एक राशि का पूरा राउंड कंप्लीट का 12 राशियों का पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, यानी पूरे सभी ज़ोडिएक साइंस का। सूर्य 1 महीने में, मंगल लगभग 1.5 महीने के आसपास। हम आपको एफिमेरिस तो देंगे ग्रुप में, तो आप उसे रेफरेंस करके आपको अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि इनका जो ये है वो थोड़ा बहुत वेरी होता रहता है। शुक्र भी फास्ट मूविंग प्लैनेट है। राहु और केतु ये लगभग 1.5 साल के आसपास एक राशि में रहते हैं, इस तरह की मान्यता है। ठीक है, किसी ग्रह की जानकारी रह गई? और सर ये वीनस का क्या है, मतलब ऐसे तो 45 डिग्रीज रहता है सन और मरकरी के आसपास, लेकिन जैसे आपने बताया कि मार्स अगर 1.5 महीना है, तो मतलब वीनस भी ऐसे कोई पैटर्न फॉलो करता है? लगभग, क्योंकि अगर आप देखोगे कि सनराइज होता हो या सनसेट होता हो, उसके आसपास में कहीं ना कहीं आपको हाँ वीनस दिखता है, वीनस दिखता है बिल्कुल, आंखों में। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। वो दोनों की गति लगभग सेम होती है। तो कितना उसको 30 डेज माना जाए, कितना माना जाए वीनस का ये? 30 to 45 डेज के आसपास। 30 to 45। यस। अच्छा सर, ये जो बकरी भी होते हैं, जैसे मरकरी रेट्रो हो जाता है आ तो रहे फिर? हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, उसी बात पे आ रहे हैं, अभी वही बच गया है। जी जी। मर्क्यूरी आपको ज्यादा समय वक्री होता हुआ दिखाई देता है, जबकि वो होता नहीं है। उसका कारण है लॉजिकल, हम उसे साइंस नहीं कहेंगे, वो तो सामान्य ज्ञान की बात है। कि मान लीजिए जो सूर्य बीच में है, उसके आसपास में आपने 3 रेलवे के ट्रैक बिछा रखे हैं या 4, ठीक है, वो भी गोली हैं। तो आप एक जो आखिरी रेलवे ट्रैक है उस पर खड़े हो, और सूर्य के बाद जो रेलवे की लाइन है उसमें सबसे पहले में मर्क्यूरी घूम रहा है, ठीक है। तो आप जब एक ही जगह खड़े हो तो आपको दिखाई देगा कि मर्क्यूरी यूं जा रहा है, यानी सीधा जा रहा है, लेकिन क्योंकि उसका जो ऑर्बिट है वो छोटा है, तो वो ऑर्बिट का आधा कंप्लीट करके और जब वापस आगे जाएगा तो ऐसे लगेगा कि पीछे आ रहा है, राइट। तो हमें वो वक्रीय दिखाई देता है, तो हमें वही लेना है जो दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से हमारे जो पंचांग है, जो एफिमेरिस है, उसमें वो हमें उस तरह से दिखाई देता है कि बार बार रिट्रोग्रेड हो रहा है। अब हो रहा है तो हो रहा है। तो इस तरह की ये परिस्थिति है। शनि जो 2.5 साल बैठता है एक राशि पे, वो भी कई बार हमें रिट्रोग्रेड दिखाई देता है। तो रिट्रोग्रेड यानी वक्रीय को हम जब वक्रीय कहते हैं तो उसका मतलब क्या है? विथ रेफरेंस टू द अर्थ, ठीक है। यहां से जो दिखाई दे रहा है हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वो असल में हो रहा है नहीं हो रहा है तो फिर हमको तो फिर ये सोलर सिस्टम के बाहर जाकर के किसी और ग्रह पर बैठ करके और फिर देखना पड़ेगा, राइट, जो तो संभव नहीं है। रह जाएगी, वो एस्ट्रोनॉमी हो जाएगी सर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो वो उस चीज से हमारा संबंध नहीं है। हमें इफेक्ट जो आ रहे हैं वो विथ रेफरेंस टू द अर्थ, इनके जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उस हिसाब से हमें इफेक्ट्स आ रहे हैं, और उसी हिसाब से हमें इंडिकेशंस लेने हैं। अगर आप चंद्र के इफेक्ट देखेंगे तो जो हाई टाइड और लो टाइड होता है समुद्र में, सागर में, वो मून का उसका क्लियर कट उसके ऊपर इफेक्ट दिखाई देता है। तो अगर कोई कितना भी कह ले कि भाई ग्रहों का इफेक्ट जो है वो एक अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, मिथ्या है, जैसे भगवान श्री राम का जो सेतु था वो तो मिथ्या थी, है ना। लेकिन बाद में साइंटिफिकली यानी इनके साइंस की बात हो रही है, हमारे नहीं। हमारी तो साइंस ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है। उस जमाने में 100 साल पहले जो है पंचांग निकलते थे, इतने साल बाद ये ग्रह यहां होगा, और वो अगर आप इनसे मैच करोगे तो सेम टू सेम मिल रहा है। तो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हमारी जो चीजें थी वो साइंस थी, साइंटिफिक थी, लॉजिकल थी। तो हम अपनी जगह पर सही हैं। ये एक चीज है। और जो ये जितने आक्रांता है, हमारे जितने रिकॉर्ड्स इन्होंने नष्ट किए, नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई, सबसे पहला यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था विश्व में,
तो काफी सारे रिकॉर्ड नष्ट हो गए। तो कृष्णमूर्ति सर ने, कृष्णमूर्ति गुरुजी ने जो मेहनत की, जिस वजह से हमारा ये मानना भी है कि कृष्णमूर्ति पद्धति हो, भृगुनंदी नाड़ी हो, या पराशरी हो, जैमिनी हो, ये सारे वेदिक का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि वैदिक जो जानकारी अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके सिवा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये जो ज्ञान है, ये सबसे मेन फाउंडेशन है। इसके सिवा आप केपी में जाइए, कहीं पर भी जाइए, कुछ नहीं होने वाला। और हमारा जो तरीका है, जो मास्टर्स कोर्स में सिखाते हैं, वो कुछ इस तरह का है कि कृष्णमूर्ति जो केपी एस्ट्रोलॉजी है, उसे किस तरह से भृगुनंदी नाड़ी और ये जो जोडियक सिस्टम का जब से एग्जिस्टेंस मालूम हुआ, उसके पहले नवतारा पद्धति थी, उस तरह से किस तरह से ये सबको अलाइन करके और काम किया जा सकता है, और परफेक्ट अप टू द डेट प्रिडिक्शन बता दी जा सकती है, बिल्कुल एकदम अप टू द ये। हालांकि इसमें भी हम बताएंगे, जो केपी का जो प्रश्न सिस्टम होगा या उसमें कई सारी और चीजें हैं, उसमें तो आप मिनट तक निकाल के बता सकोगे कि कौन से मिनट पर कौन सी घटना होगी। माफ कीजिए। खैर, तो अभी हम इससे आगे चलते हैं थोड़ा। अभी हमने सारे जो ग्रह हैं उन्हें स्टडी किया, जो राशियां हैं उन्हें हमने स्टडी किया। अब सवाल ये आता है कि पहले जब हमें एक समय दिया जाता था, उस समय तो समय का भी गारंटी नहीं होती थी। भाई दोपहर को 2:45 बच्चे का जन्म हुआ, राइट? तो उस समय घड़ी में अंदाज से 2:45 थे। तब तो वो आकाशवाणी भी नहीं था एक जमाने में कि भाई हमें समय मालूम हो, तो घड़ी हमने सेट की उस समय पर, तो वो 2-5 मिनट आगे पीछे होगी शायद। हम तो कह नहीं सकते थे, कभी कभी तो आधे घंटे, पौने पौने घंटे का फर्क मिलता था। तो उस समय बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना भी मुश्किल था। तो इसका भी जो परफेक्शन है वो हम हमारे मास्टर्स कोर्स में बताते हैं। लेकिन हमें आज इस चीज का फायदा हो रहा है कि आज हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, वो चाहे मोबाइल में हो, फ्री सॉफ्टवेयर भी हैं और पेड सॉफ्टवेयर भी हैं, लैपटॉप हो। तो आज हमें वो सब जो कास्टिंग का जो झंझट है वो नहीं करना पड़ता। पहले हमें एक एक 1.5 घंटा लग जाता था सिंपल हॉरोस्कोप बनाने के लिए भी। तो आज वही जो हमारी एनर्जी बच रही है, वो ज्यादा इनडेप्थ रिसर्च करने में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमने इसी में 33 साल का रिसर्च किया हुआ है। तब तो उस जमाने में सॉफ्टवेयर भी नहीं थे। अब जब हमें एक जानकारी दी जाती है, तो आपको एक और हम ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं कि 1980 के दशक के बाद जो टाइमिंग की एक्यूरेसी है वो ज्यादा है। क्योंकि उसके बाद 90 से अगर आप देखोगे तो केबल टीवी वगैरह सब चीजें आ गई। 2000 के दशक से तो फिर सोशल मीडिया भी थोड़ा बहुत आ गया, इंटरनेट वगैरह सब चीजें हो गई थी 96 97 से। तो टाइमिंग की एक्यूरेसी बढ़ इसके लिए गई क्योंकि आज भी हम उसे पूरा एक्यूरेट नहीं मान सकते एग्जैक्ट। क्योंकि डॉक्टर जब अम्बिलिकल कॉर्ड काटता है, बच्चे का जब जन्म होता है, तो एट दैट टाइम दैट ही कट्स द अम्बिलिकल कॉर्ड और मां से जुदा करता है बच्चे को, दैट इज द एग्जैक्ट टाइम जब बच्चे का अस्तित्व निर्माण होता है, तैयार होता है, सेपरेट एंटिटी। तब तक तो पूरा पोषण जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चे के शरीर में जाता होता है, राइट? तो वो जो टाइमिंग है वो कोई घड़ी देख करके वो नहीं काटता, सबसे पहली बात। तो काटता है और जो उनकी जो प्रोसीजर्स हैं मेडिकल वो करते हैं, और फिर उसे अंदाजा रहता है कि ये लगभग 2-3 मिनट पहले या 5 मिनट पहले मैंने काटा होगा, तो टाइमिंग लिखते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज की एक्यूरेसी फिर भी ज्यादा है। जो पहले एक्यूरेसी थी, यानी 1980 के दशक या उसके पहले जो थी, उससे काफी ज्यादा बेटर है। यानी अगर आज भी आपको अगर करेक्शन करना पड़ता है तो 5 से 10 मिनट का होता है वो मैक्सिमम, अभी के 1980 के या 90 के दशक के बाद के। लेकिन उसके पहले जो था काफी मेहनत करनी पड़ती समझने के लिए। और वैदिक के अंदर जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का सिस्टम है वो बहुत ही, यानी वेग समझा जाता है, वेग माना जाता है, काफी कठिन है। अब हम बेसिकली आते हैं अपने मूल विषय पर कि वैदिक सिस्टम का जो बेसिक्स है वो क्या है, राइट? उसके पहले मेरे ख्याल से एक सवाल बाकी था, एक क्वेरी थी, उसका जवाब मिल गया है? सर मेरी क्वेरी की बात कर रहे हैं सर? हाँ जी।
सर आप दोनों ने मेरे ख्याल से एक एक क्वेरी पूछी थी। यस सर, जयेश सर ने तो पता नहीं वो पूछा था, शायद रेट्रोग्रेड बोला था। रेट्रोग्रेड का तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है और मैंने पूछा था सर वो कि किसी भी प्लेनेट की एग्जॉल्टेड और मूल त्रिकोण में क्या डिफरेंस है सर? राइट। अभी हम आते हैं। देखिए, अब हम आपको सबसे पहले तो मूल त्रिकोण बताते हैं कि क्या है। हर ग्रह, जैसे मिथुन है तो मिथुन का मूल त्रिकोण कन्या राशि को माना गया है, वर्गो। शनि का मूल त्रिकोण कुंभ राशि को, एक्वेरियस को माना गया है, राइट। और गुरु का जो मूल त्रिकोण है वो धनु राशि है। अगर सूर्य और चंद्र को छोड़ेंगे तो बाकी जो ग्रह है 5, वो हर एक को 2-2 राशियां हैं। ठीक है, हमने शनि का बता दिया, गुरु का बता दिया और बुध का बता दिया। अब कौन बचे? शुक्र। शुक्र का मूल त्रिकोण राशि तुला राशि है, यानी लिब्रा। अब बचा मंगल। मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है उसे मेष को माना जाता है, एरीज को। अब ये क्यों माना जाता है, इसका कारण है, ये एक मान्यता है कि अपने मूल त्रिकोण राशि में ग्रह ज्यादा कंफर्टेबल होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन जो हमने उच्च राशियां बताई उसमें ये मूल त्रिकोण राशि से भी ज्यादा पावरफुल माना जाता है, क्योंकि ये जो उच्च स्थान है इससे वो इतना पावरफुल हो जाता है कि पूरे हॉरोस्कोप पर वो इसका इफेक्ट, प्रभाव जो है वो दिखाई देता है या मालूम होता है, उसका एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये जो मूल त्रिकोण राशियां हैं ये ऐसे है कि एक ग्रह अपने राशि में बैठे तो पावरफुल है, मूल त्रिकोण राशि में बैठे तो उससे ज्यादा पावरफुल है, और अगर पूरे ही हॉरोस्कोप में वो एग्जॉल्टेड हो तो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो इस तरह के ये 3 स्टेप हैं। अब वैदिक का जो आगे का हिस्सा है उस पर हम अभी आगे बात करेंगे कि फिलहाल हम ये जो अभी बात बताने जा रहे हैं ये राहु और केतु को छोड़ करके नहीं, बाकी जो 7 ग्रह हैं उस पर बताने जा रहे हैं। ये 7 के 7 जो ग्रह हैं ना, इनका एक एस्पेक्ट होता है। एस्पेक्ट यानी दृष्टि। दृष्टि ये बताती है कि ग्रह कहां कहां देखता है, उसकी स्पेशल नजर कहां कहां जाती है। हर ग्रह की 7th हाउस पर, यानी अपने से 7वें घर पर या 7वें राशि पर उसकी दृष्टि होती है। 7th हाउस एस्पेक्ट हर ग्रह का होता है, 7 के 7 ग्रह। राहु और केतु की कंट्रोवर्सी है, उस पर हम बाद में आएंगे। बहुत कंफ्यूजन भी है, कोई कुछ सिखाता है, कोई कुछ सिखाता है, और हमारा किसी से मतभेद नहीं है। जिसको जो अनुभव मिलता होगा वो उस हिसाब से सिखाता होगा, ऐसे हमारी सोच कह रही है। ठीक है, तो 7वें ग्रह की जो दृष्टि है वो उसकी मानी गई है, लेकिन स्पेशल एस्पेक्ट्स भी बताए गए हैं। अब स्पेशल एस्पेक्ट्स क्या है कि 7वें ग्रह के व्यतिरिक्त, यानी बिसाइड्स द 7th हाउस एस्पेक्ट, और कहां कहां ये ग्रह का नजर ठीक से पड़ती है। तो गुरु के लिए माना जाता है कि अपने हाउस से 5th हाउस में और अपने हाउस से 9th हाउस में, यानी अपने से 5वें और 9वें स्थान में उनकी स्पेशल दृष्टि पड़ती है। शनि को बताया गया है कि तीसरे और 10वें स्थान में, 3rd हाउस एंड 10th हाउस। मंगल को बताया गया है 4th हाउस यानी चौथी दृष्टि, और 8वीं दृष्टि 8th हाउस, 8th एस्पेक्ट। ठीक है, अब राहु और केतु का क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या गड़बड़ होती है, इस पर हम आपको जानकारी देंगे कि जो नॉर्मली वैदिक में हमें, मतलब किसी से कोई ये नहीं है कि कोई क्या सिखा रहा है, क्या सही है क्या गलत है, उसमें जाने के बगैर हम आपको एक छोटी सी जानकारी दे रहे हैं और हमारे अनुभव की भी आपको बात बताएंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यह सिखाया जा रहा है, आजकल जो हमारे कानों पर बात आई है, कि राहु और केतु, राहु की 9वीं और 7वीं के सिवा, यानी इंक्लूडिंग 7th, उनकी दृष्टि 5वें और 9वें घर पर पड़ती है, 5वें स्थान पर और 9वें स्थान पर। ठीक है, अब ये 5th एंड 9th हाउस को हम डिबेट नहीं करना चाहते, उससे डिस्कस नहीं करना चाहते। किसका कहना है कि जिस तरह से जिस दिशा में शनि घूम रहा है, यानी शनि जिस तरह घूम रहा है तो उस दिशा में उसका तीसरा ये गिना जाएगा। लेकिन राहु उल्टा घूम रहा है, लेकिन फिर भी उसकी दृष्टि सीधे तरीके से गिन रही है।
या केतु की भी, तो वो भी एक अलग एक कंट्रोवर्सी है। हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ उसकी चार्ट भी हम आपको आगे जब हम एडवांस केपी में पहुंचेंगे तो आपको वो चार्ट भी दिखाएंगे कि किस तरह से राहु जो है जिस दिशा में घूम रहा है उस दिशा में, क्योंकि ये कहा जाता है कि शनिवत राहु और कुजावत केतु, यानी शनि के कैरेक्टरिस्टिक्स राहु में हैं और कुजा यानी मंगल के कैरेक्टरिस्टिक्स केतु में हैं। तो शनि की दृष्टियां जैसे है 3rd एंड 9th, 3rd एंड 10th, तीसरी और 10वीं, और मंगल की है 4th और 8वीं, उसी तरह के जो इफेक्ट्स हमें चार्ट में देखने मिले हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे कि इसी तरह की कैसे हमें चार्ट पे देखने मिले हैं। अब जो अनुभव में आता है उसे सही मानना चाहिए, ऐसा हमारी सोच कहती है, ठीक है, जिसका प्रैक्टिकल पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलता है। खैर, उस पर वो आगे आने वाले क्लास में जब वो विषय का डिस्कशन होगा तब हम वो चार्ट आपके सामने रख देंगे।